हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फ्री क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होती हैं। उनमें सबसे पहला सोर्सेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलीजियस सोर्स हमने डिस्कस किया था, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर। उसके बाद फिर हमारे पास हम लोग डिस्कस करना शुरू किया था हमने नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे। तो आपका नॉन लिटरेरी सोर्सेज में पहला तो हो गया आपका इंस्क्रिप्शंस। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं कॉइन्स। देखो दोस्तों, आप लोग वीडियोस देख जाते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। ठीक है, चलो। तो कॉइन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नुमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज नुमिस्मैटिक। ठीक, इसी तरीके से इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आप ये याद रखना। देखो दिया हुआ भी है आपके, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति एक टाइप की पोएम्स है जो पोएट्स लिखते थे अपने पैट्रन्स के लिए। ठीक है, पैलियोग्राफी क्या थी? ये भी हमने पढ़ा था। पैलियोग्राफी से हम जो राइटिंग स्टाइल था उसके बारे में पता लगाते थे कि अगर इंस्क्रिप्शन पे डेट मेंशन नहीं है तो हम पता लगाते थे कि किस तरीके से किसने लिखी होगी, ये कब की लिखी हुई है, वो पता करते हैं हम। इन विच स्क्रिप्ट आर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका रिटन? कौन सी स्क्रिप्ट थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। चलो बैक टू द पॉइंट। कॉइन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नुमिस्मैटिक। अब देखो, पुराने जमाने में भी होता था, राजा महाराजा क्या करते थे? अगर इकोनॉमी चल रही है, राजा महाराजा हैं, तो सिर्फ आज ही थोड़ी ना इकोनॉमी है, तब भी इकोनॉमी थी। हमने पिछली बार भी कितना डिटेल में पढ़ा कि भाई हम हिस्ट्री मतलब सिर्फ राजा महाराजा नहीं है, सोसाइटी और इकोनॉमी मेन है। राजा महाराजा किस पे राज करेंगे? किस लोगों पे ही तो करेंगे। लोग कैसे अपना जीवन करेंगे? कोई बार्टर सिस्टम तो था नहीं, हमेशा इकोनॉमी थी। इकोनॉमी में क्या रहे चलेगा? कॉइन्स चलेगा, है ना, करेंसी चलेगी। तो कॉइन्स किस चीज के बने होते थे? तो अलग अलग जमाने के कॉइन्स, हर राजा अपने अपने कॉइन्स निकालता था, तो उनकी स्टडी करना जरूरी है। हर किसी का कॉइन तो एक जैसा होगा नहीं। तो कॉइन्स की स्टडी में हमें बहुत कुछ मिलता है। आपका क्या मिलता है? तो राजा जो थे, कॉइन्स जो इशू करते थे, तो अगर हम उनकी एनालिसिस करें कॉइन की, तो आप पाओगे कि हर कॉइन सिमिलर नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम। और ऊपर से क्या था, उन पे पैटर्न्स थे अलग अलग। आज की डेट में आप देख लो ना, जो सिक्के हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, है ना। अगर आप पुराने सिक्के देखो, 2000 के, 2010 के, 2020 के, सब सिक्के टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो एक तरीके से कॉइन कलेक्शन भी हो जाता है। कई लोग तो कॉइन का कलेक्शन भी करते हैं, आप जानते हो। और जब हमारे बचपन में तो इवन मैंने देखा हुआ है, 20 पैसा भी हम लेते थे टॉफियाँ, 10 पैसे की भी टॉफी लेते थे। आज आप सोचोगे कि 10 रुपए का भी कुछ नहीं मिलता, बट हमारे टाइम में मिलता था भाई। और हमसे भी पुराने हमारे पेरेंट्स वगैरह तो 1-2 पैसे में ही लेते थे चीज़ें। ठीक है, तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो वो कॉइन्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉइन्स क्या है? कॉइन्स आपके कोई ना कोई मेटल का बना होगा, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का या लेड का। ठीक है, ऊपर से उस पर कुछ एक सिंबल्स रहते हैं, आपने देखा है। तो जो पुराने जमाने के सिक्के थे वो सिंपल्स उनमें रहते थे, सिंबल वगैरह, है ना। कोई ट्रायंगल बना हुआ है या फिर कोई सर्किल ही बना हुआ है, तो पंच मार्क कॉइन्स कहलाते थे। ठीक है, एकदम सिंपल बने हुए। फिर बाद में सिक्के आने लगे सिल्वर के, कॉपर के, 6th सेंचुरी बीसी में, 600 बीसी के आसपास। ठीक है, उसमें नाम भी होता था राजा का और इमेजेस भी होती थी। और ये चीजें शुरू की थी कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक जो थे ना, उन्होंने शुरू की थी। अब इंडो ग्रीक्स के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, या फिर आप इसी यहाँ पे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। इंडो ग्रीक्स वो थे जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में राज करते थे, और लोग ग्रीस से आए थे। और वो राजाओं को जो इंडिया के पास थे उनको इंडो ग्रीक्स बोला जाता था। ठीक है, इवन उन लोगों ने इंडिया के अंदर भी आ चुके थे, और इवन मथुरा तक भी आ रखे थे वो लोग। फिर बाद में कुशान्स वगैरह आते हैं। कुशान्स ने तो सबसे पहले थे कुशान्स जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स चालू किया था, 1st सेंचुरी एडी में, 100 एडी के आसपास। फिर बाद में गुप्ताज आते हैं। गुप्त रूलर्स ने तो सबसे बेस्ट गोल्ड कॉइन चालू किए। लेकिन गुप्त डायनेस्टी की हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि एक टाइम तो उन्होंने गोल्ड कॉइन शुरू किए, और इन्हीं के टाइम में लास्ट 400-500 साल के अंदर अंदर में इन्होंने इतनी इकोनॉमी की हालत खराब कर दी कि सिक्के ही बंद हो गए।
लोग एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा पाते थे गुप्त काल में, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ोगे कि किस तरीके से गुप्त काल की वजह से एक हम लोग डार्क फेज में फिर से चले गए थे। पहले भी डार्क फेज में थे, जब आप देख रहे हो ना कि हम अशोक वगैरह के पढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो वहां से निकल के आए गुप्त वगैरह पीरियड में। हम जब गुप्तास का रूल चालू हुआ तब हम बहुत ही ज्यादा एकदम गोल्डन पीरियड की तरीके से थे हम, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन एंड आते 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 इतनी दुर्गति हो गई कि एक गांव से दूसरे गांव तक लोग नहीं जाते थे, एकदम रूरल इकोनॉमी हो गई थी। क्यों हुई थी, क्या कारण थे, वो हम सारा डिस्कस करेंगे और डिटेल में आप भी जानोगे, ठीक है। चलो, तो इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि देखो गुप्त पीरियड में इकोनॉमी, अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया आपको, गुप्त पीरियड का जब राज शुरू हुआ तो सिग्निफिकेंटली एकदम प्योर गोल्ड के सिक्के चलाते थे। लेकिन लास्ट आते आते क्या हुआ, गोल्ड छोड़ो, सिल्वर छोड़ो, कॉपर छोड़ो, वो तो सिक्के ही बंद करा दिए उन्होंने, सिक्के ही नहीं निकलते थे। मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है, उस जमाने की इकोनॉमी के बारे में तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इकोनॉमी कैसी डिक्लाइन हुई। तो इकोनॉमी का असर किस पे पड़ता है, सोसाइटी पे ही तो पड़ेगा भाई, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उसी पे तो पड़ेगा। तो हमें सोशल लाइफ के बारे में भी पता चल रहा है कि हाँ उनकी लाइफ कितनी बुरी हो गई होगी, कितना भयंकर स्थिति हो चुकी होगी सर्वाइवल की। तो आप को रिलेट कर सकते हो, है ना। कॉइन्स की स्टडी से हमें इस तरीके से पता चलता है। दूसरा, कॉइन से हमें ये भी पता चलता है कि अगर मान लो हमारे देश का कॉइन विदेशों में मिल रहा है ना, एक आधा मिले तो हो सकता है कोई लेके गया हो, लेकिन बहुत ज्यादा मिले तो हमें पता चलेगा कि नहीं नहीं ट्रेड था कहीं ना कहीं, है ना, ट्रेड्स वगैरह होता होगा। तो इस तरीके से एक हमें किसी राजा के कॉइन्स अगर दूर दूर के इलाके में भी मिल रहा है तो हमें क्या पता चलता है, या तो वहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा होगा, ट्रेडिंग हो रहा होगा तो कहीं एक ही जगह पे मिलेगा, लेकिन मल्टीपल साइट्स पे मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि नहीं नहीं हो सकता है यहाँ पूरा राज चलता हो उसका, है ना। तभी तो ये लोग ये सिक्के यूज करते थे यहाँ के लोग। तो इससे भी हमें पता चलता है, टेरिटरी का भी पता चलता है कॉइन से, ठीक है। फिर उस पे राजा के नाम भी मेंशन होते थे, गॉड्स मेंशन रहते थे, ठीक है, रिलीजियस सिंबल्स मेंशन रहते थे। तो ये सब के बारे में भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा राजा था और उस जमाने में रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी, किस रिलीजन की ज्यादा थी, है ना। इस बारे में भी हमें आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो कॉइन्स को हम छोटा मत समझना, आज के बाद की कॉइन्स मतलब कुछ नहीं है। कॉइन्स अपने आप में बड़ी हिस्ट्री लेके रखता है, ठीक है। और मेटलर्जिकल हिस्ट्री तो हमने बोला ही नहीं कि हम कॉइन्स को अगर एनालाइज करते थे कि उससे हमें पता चलता था कि हाँ भी उनकी कॉइन्स बनाने की क्षमता और क्वालिटी कैसी थी। पहले एकदम सिंपल से बनाते थे वो, फिर थोड़ी क्वालिटी और बढ़ाई उन्होंने, फिर और बढ़ाई। तो उससे हमें टेक्नोलॉजी की इनोवेशन का ही पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है उनकी, है ना। चलो, इतना काफी है भाई कॉइन के बारे में। आर्कियोलॉजी, अब आर्कियोलॉजी तो हिस्ट्री का बेस है, आप समझ सकते हो। जो पुरानी जितनी भी, अब अभी हमने पढ़ा था कौन सा, आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसमें मोहनजोदाड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, बहुत सारे लोथल वगैरह, कितनी साइट्स आर्कियोलॉजी ने ही तो ढूंढी, उन्होंने खुद के निकाला। अगर वो नहीं निकाल पाते तो हम वहां जाकर के कैसे एनालाइज करते हिस्टोरियन। फिर हिस्टोरियन ने वहां जो चीजें मिली उन चीजों को एनालाइज किया। आप देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट मिली है वहां भी बहुत कुछ हमें मिला, सील्स मिला, सील्स के ऊपर लिखा हुआ है दुनिया भर की चीजें, इवन आपकी इंस्क्रिप्शंस मिली है हमें बहुत सारी, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, आज तक नहीं पढ़ पा रहे। हम उसको सोच के देखिए, ठीक है, आज तक हम नहीं पढ़ पा रहे। अशोकन का तो डेसिफर कर दिया गया, लेकिन हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हमें चीजें मिली हैं उस पर क्या लिखा है वो हम आज तक नहीं पढ़ पा रहे। और कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक फेज कहते हैं कि हमें पता है लेकिन बहुत कुछ नहीं पता। अब पता है तो कैसे पता है, हम वहाँ पे जो आर्कियोलॉजी में जो चीजें मिली हैं, है ना, जैसे पॉटरी मिली है, टूल्स मिले हैं, सीरियल्स मिले हैं, वहाँ के हाउसेस मिले हैं हमें एक्सकैवेटेड, है ना। हमें पता चल रहा है कि ब्रिक्स मिली हैं, हाउस रोड्स मिली हैं, सैनिटेशन का चीज मिली है, बड़े बड़े बाथिंग मिले हैं, ग्रेनरीज मिली है, कितना कुछ मिला हमें। इवन हमें तो डॉकयार्ड्स भी मिले हैं वहाँ पे। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं हमने हिस्ट्री को डेवलप किया, है ना, अपने बारे में। और अगर आर्कियोलॉजी ये सब चीजें फाइंडिंग्स नहीं करता तो हो सकता है हम एज अ हिस्टोरियन ये चीजें नहीं लिख पाते, लिख ही नहीं पाते हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजी तो हमारा मतलब राइट हैंड है, और हम और आर्कियोलॉजी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप ये कह सकते हो कि हमें आर्कियोलॉजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आर्कियोलॉजी ही चीजों को ढूंढता है और हम सिर्फ उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम
नॉर्थ इंडिया में तो हम जानते हैं हड़प्पा मिला, इवन साउथ इंडिया की हिस्ट्री भी हमें कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चलती है। हमें साउथ इंडिया में आपका पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पता चलता है, साइट्स मिली हैं, पैलियोलिथिक की भी, मेसोलिथिक की भी, नियोलिथिक की भी साइट्स मिले हैं हमें, सब साइट्स मिले हैं हमें। नियोलिथिक के साइट्स आपके ज़्यादातर कर्नाटका के पास थे, ठीक, और आपके पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट आपके कहीं ना कहीं डेक्कन में मिली है, जो छत्तीसगढ़ वगैरह के आसपास के एरिया है, वहाँ पे भीमबेटका वगैरह जो आप जानते हो विंध्याचल के पास, उस एरिया में मिले हैं, ठीक है। तो और जो संगम लिटरेचर है वो तो आपका बहुत बाद का है, लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड तो बहुत पहले है ना। पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड जानते होगे 1.9 से लेकर के 40,000 बिफोर प्रेजेंट है ना। तो हमें साउथ इंडिया में ये भी मिला कि अगर कोई मरता था तो उसको पहले तो वो एक ग्रेव बनाते थे, है ना, खुद के, उसके साथ उसके टूल्स रखते थे, वेपन्स रखते थे, पॉटरी रखते थे, और उसके बाद उसको ढक के ऊपर से बड़ा स्टोन रख देते थे, बहुत बड़ा स्टोन, उसको मेगालिथ बोलते हैं उन स्टोन्स को, ठीक है। तो ये सारे एक्सकावेशन से ही पता चला हमें, वरना कैसे पता चलता। और पत्थर, हमें तो लगता पत्थर वैसे ही खड़ा है। तो आर्कियोलॉजी वालों को हमें थैंक्स बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा कि उन लोगों ने ये चीज़ें ढूंढी, हमारे सामने ला के रखी, और फिर हमें बोला कि भाई देख लो इसका क्या है मतलब, ठीक। और जितना भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस होती हैं उसमें डेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ना, वो हमारी डेट्स में भी बड़ी मदद करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग कराते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं डेट्स को एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ किस तरीके से हम असर्टेन करते हैं कि ये किस डेट का है, किस पीरियड का है। तो वो भी हमें आर्कियोलॉजी ही हेल्प करता है। फिर देखो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिकल हिस्टोरी है, जो वेजिटेशन है उस जमाने की जो हमें मिलती है आपकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसी थी उस जमाने में, है ना। तो इन्हीं फाइंडिंग के बेस पे हमें पता चला कि कश्मीर और राजस्थान में भी एग्रीकल्चर होता था 7000-6000 BC के आसपास में, ठीक है। फिर हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं आर्कियोलॉजी में, और उन आर्टिफैक्ट से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये लोग कौन मेटल यूज करते थे, कौन सा मेटल टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं आर्कियोलॉजी की वजह से, ठीक है। देखो 3-4 लोगों का बड़ा कोऑर्डिनेशन रहता है हिस्ट्री को लिखने में, आर्कियोलॉजी का, हम हिस्टोरियंस का, आपका एंथ्रोपोलॉजी वालों का, प्लस आपका जो लैब वाले होते हैं, है ना, फॉरेंसिक वाले होते हैं, उनका भी। अब फॉर एग्जांपल आप देख लो आर्कियोलॉजी में कोई साइट मिली, अब वहाँ पे मान लो कोई हमें स्केल्टन मिलता है, अब वो स्केल्टन सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये मेल है या फीमेल है, कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चल सकता वैसे देख करके, है कि नहीं। फिर उसकी एज कितनी है, नहीं पता चल सकता। तीसरा, आपको अगर हमें उसका डेट पता करना है कि कब मरा था, वो भी नहीं पता लग सकता, ना आर्कियोलॉजी वाला बता सकता है ना हम बता सकते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। फिर चौथा क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी वाले भी हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो हमें समझने में मदद करते हैं कि हाँ अगर किसी को ईस्ट की तरफ सर के रखा है या वेस्ट की तरफ सर के रखा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वो लोग एंथ्रोपोलॉजी वाले प्रेजेंट डे की डिफरेंट सिविलाइजेशंस को पढ़ते रहते हैं, ठीक है, लाइवली सिविलाइजेशंस को पढ़ते रहते हैं, उनका बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकालते रहते हैं वो लोग, तो उनके बहुत ही ज़्यादा पकड़ होती है एंथ्रोपोलॉजी वालों की भी इन चीज़ों में, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, ठीक है। इवन कई जगह तो ऐसा होता है कि आर्कियोलॉजिकल की जब फाइंडिंग होती है तो हिस्टोरियन से पहले एंथ्रोपोलॉजी वालों को ही बुलाया जाता है देखने के लिए कि वो बता सकें कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। जूलॉजी का भी बहुत हाथ, बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि जूलॉजिकल चीज़ें भी बताते हैं वो, है ना, लेयर्स को देख करके कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है, वो बता सकते हैं उस लेयर को स्टडी करके। फिर हमारे पास आता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। अब आप जानते हो कि कितने सारे फॉरेन ट्रैवलर्स पुराने ज़माने में आते रहे हैं इंडिया, पता नहीं कितने आए होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और आज भी आते रहते हैं। आज भी यहाँ से जा जाके कितने सारे हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते रहते हैं अंग्रेज आके इंडिया में, मैं तो कितनों की किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो आज भी बहुत सारे अंग्रेज इंडिया आते हैं और हिस्ट्री लिखते हैं हमारी पढ़ के, तो पुराने ज़माने में भी ऐसे करते थे। बट हाँ कुछ एक ज़्यादा फेमस हुए, उनके किताबें हमें मिली तो उनके नाम हम जान यहाँ पे पढ़ेंगे।
इन्हीं में से एक था आपका, सबसे पहले बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ग्रीक का एम्बेसडर था, उसके राज दरबार में रहता था, उसका नाम था मेगास्थीनस। उसने किताब लिखी थी इंडिका। इंडिका में उसने बहुत कुछ लिखा था उस जमाने के कॉन्टेम्पररी सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, यहाँ की एनिमल्स तक के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, उसने सब कुछ लिखा था। ठीक है, लेकिन वो किताब कहीं ना कहीं गुम हो गई। लेकिन वो किताब जब उसने लिखी थी और ग्रीक में गई थी, तो ग्रीक के जो दूसरे राइटर थे उन्होंने उसमें से उसको पढ़ के उन्होंने भी लिखी इतिहास। ऐसे ही होता है ना, आज जो हम किताब पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी जिसने लिखी है उसने भी कोई ना कोई किताबें पढ़ी होगी, तो उस किताब में उसका रेफरेंस लेते हैं। तो हमें इस तरीके से पता चला कि हाँ भी मेगास्थेनिस ने एक किताब लिखी थी इंडिका, जो गुम हो चुकी है, बट बाकी राइटरों से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें उसने लिखी थी। ठीक, फिर बहुत सारे दूसरे आए, ग्रीक रोमन अकाउंट्स हमें मिलते हैं। इवन देखो आप, रोमन अम्पायर का, रोम के साथ हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड था, तो रोम और ग्रीक के साथ। तो दो किताबें बड़ी फेमस है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका राइटर का बारे में कुछ नहीं पता किसने लिखा है, ठीक है। और दूसरी किताब है टॉलेमी की ज्योग्राफी। ये दोनों ग्रीक भाषा में लिखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इंडिया के बारे में बताती हैं, ट्रेड के बारे में बताती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है, किस चीज़ का ट्रेड होता था, कौन राजा थे, बहुत कुछ चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में दुनिया भर की चीज़ें लिखी गई हैं। फिर हमारे दो बड़े फेमस चाइनीज हमारे थे, फाहियान और ह्वेनसांग, हम इनके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले फाहियान आया था, कैसे याद रखोगे, पहले एफ आता है बाद में एच आता है, ठीक है, एबीसीडी में। तो पहले फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग। फाहियान 5th सेंचुरी ईडी में आया था और ह्वेनसांग 7th सेंचुरी ईडी में आया था। ठीक है, फाहियान आया था चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, और ह्वेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के टाइम पे। एच से एच याद रखना, ठीक है। और फाहियान को आप कैसे याद रखोगे, चंद्रगुप्त कौन सा, मौर्य के टाइम वाला नहीं, गुप्त पीरियड वाला, ठीक है, उस टाइम पे आया था। और ह्वेनसांग ने बहुत तारीफ की है नालंदा यूनिवर्सिटी की, बहुत कुछ लिखा है उसने उसके बारे में। और ये लोग मेनली आए थे इंडिया में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, अलग अलग जगह जा करके इन्होंने पढ़ाई की, बुद्धिस्ट जहाँ जहाँ सेंटर्स होंगे। और उसी दौरान इन्होंने जो इंडिया में देखा, जो सोसाइटी थी, जो इकोनॉमी थी, जो कल्चर था, वो सब इन्होंने लिखा यहाँ पे। इवन उस जमाने के राजा किस तरीके थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या फॉलो होती थी, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक, अब देखो चेंजिंग मोशंस ऑफ हिस्ट्री। अब देखो पहले जो अंग्रेज, हमने क्या डिस्कस किया था शुरू में कि जो हम अपने इतिहास को कहीं ना कहीं भूल गए थे, पर जब अंग्रेज इंडिया आए और उन लोगों ने सोचा कि इंडिया पे राज करना है तो इनके बारे में जानना जरूरी है, तो वो लोग हमारे जो पुराने टेक्स्ट थे उनको पढ़ने लग गए, उनको ट्रांसलेट करने लग गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा कि जो इंडियंस है ना, इनको हिस्ट्री लिखने का सेंस नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कुछ चीज लिख रहे हो और मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ और मैंने आपके हिसाब से नहीं लिखा, आपके स्टाइल में नहीं लिखा। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बड़े पॉइंट वाइज लिखते हैं आंसर, आप भी जानते हो, शायद आप में से भी कोई लिखता होगा, आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं, हर आंसर को पॉइंट 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 करके लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बिल्कुल भी मैं उसको डिनाई नहीं करता, और लिखना भी चाहिए ऐसे, ताकि जो पढ़ रहा है उसको बहुत क्लैरिटी हो जाती है। बट मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊं, मैं नहीं लिख पाता पॉइंट्स में, मैं लिखता हूँ डिटेल में, पैराग्राफ वाइज मैं चेंज कर देता हूँ, बट बहुत डिटेल में लिखता हूँ और मैं पॉइंट्स नहीं मेंशन करता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से अच्छे हो गए और मैं आपसे खराब हो गया, है ना। हाँ, आपका मेथड जरूर अच्छा है और अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे को बोलो कि मेरे को नॉलेज ही नहीं है, ये गलत होगा, है ना। तो वही बात हो रही थी कि अंग्रेज क्या करते थे, क्रोनोलॉजिकली लिखते थे, है ना, इवेंट्स को एकदम, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, उसके बाद वो हुआ, इस साल में ये हुआ था, उस साल में वो हुआ था। तो अंग्रेजों को आदत थी क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, और हम इंडियंस इस चीज़ को इतना क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड नहीं करते थे। ठीक है, हमने लिखा सब कुछ है, पुराण में सब कुछ है, आप देखो तो इवन एजेस के बारे में भी लिखा हुआ है, कृत के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग, कली के बारे में। इन युगों में आप डिटेल दिया हुआ है, रूलर्स का, डायनेस्टीज का, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, सोसाइटी कैसी थी, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें डिटेल में। लेकिन वही हमने ना तो डेट्स मेंशन की और ना क्रोनोलॉजी मेंशन की कि इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद वो हुआ था, उसके बाद वो हुआ था। क्रोनोलॉजी का ये मतलब होता है, और अंग्रेज ये करते थे। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उनको समझ में नहीं आया,
तो नहीं समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि इनको सेंस नहीं है हिस्ट्री लिखने का। ठीक। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बनाई थी इन्होंने, किस मकसद से? इंडियंस को पढ़ने के लिए। इन्हीं में कुछ एक बहुत माने हुए थे, मैक्स मुलर थे, जर्मन स्कॉलर। उन्होंने इंडियन स्टडी को, इंडियन हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ा। इनको इंडोलॉजिस्ट बोला जाता था, इंडिया के बारे में पढ़ना। ठीक। वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी जो इंडिया आए थे, उनको भी ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई, हमें इंडियंस जो हैं बदलना नहीं चाहते हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इनको बदल सकेंगे, है ना। हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में लाना है, तो हम इनको बताएंगे ना कि हाँ, तुम्हारे यहाँ क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे रिलीजन में ये दिक्कत है, तभी तो कन्वर्ट करवा पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने बड़े पढ़ाई करना चालू कर दिया हमारे बारे में। फिर 1904 में एक विंसेंट स्मिथ जी थे, उन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी नाम से एक किताब। हालांकि इन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी, सिस्टमैटिकली लिखी थी, लेकिन उन्होंने क्या रखा, ब्रिटिशर्स को ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश की कि भाई हम ब्रिटिशर्स आए तब जाके ये इंडियंस थोड़ा सा सुधर पाया, इनकी जीवन बदला है, वरना ये बिल्कुल ही डार्क एज में रहते थे। ठीक है। अब उनके हिसाब से हम डार्क एज में रह रहे थे, बट हम डार्क एज में तो नहीं थे। हमने ही दुनिया को फिलॉसफी सिखाई है। हमारे यहाँ से बुद्धिज्म गया, हमारे यहाँ से जैनिज्म गया, और तो हमें ही कह रहे हो कि हम डार्क में रहते थे। तो ये तो खैर क्या बोल सकते हैं। ठीक है। तो वो इसको एज अ प्रोपेगेंडा चलाने लगे कि हाँ, हम अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे हैं, हम इंडियंस को सुधार रहे हैं, इनको कल्चर सिविलाइज्ड बना रहे हैं, ये बोलते थे वो दुनिया में। ठीक है। और अपने जो राज था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। अब इस चीज से जो पढ़े लिखे लोग थे हमारे देश के, है ना, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ी थी, विदेश में भी जाके पढ़ के आए थे, तो उनको बड़ा बुरा लगता था। भाई देखो, हम अपने देश की बुराई चाहे कितना भी कर लें, ये जान लो, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बुराई करता है ना हमारे देश की, तो हमें बड़ी मिर्ची लगती है। फिर हम अपने चीजें गिनाते हैं उनको, सामने वाले को, कि भाई देखिए, हाँ ये चीजें, ये आपके क्या बोलूँ मैं, आपकी सिटी के बारे में भी ये एप्लीकेबल है। अगर आपकी सिटी के बारे में आप रोज बोलते हो यहाँ पे ये है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी सिटी जाते हो और वहाँ कोई आपकी सिटी को बुरा बोल दे, फिर आप देखो, आप कहोगे नहीं जी, हमारी सिटी में तो ये है, तुम्हारे में क्या है, फटाक से आ जाती है ये भावना। ठीक है। तो वैसे ही हुआ भाई, वेस्टर्न स्कॉलर पढ़े लिखे थे, उनको बहुत बुरा लगा ये अंग्रेज क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में उल्टा सुल्टा। तो उन्होंने कहा लाओ चलो, हम भी लिखते हैं, हम अपने देश के बारे में लिखते हैं। तो इन्हीं में से कुछ एक नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस थे, नेशनलिस्ट क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि उस जमाने में हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो बाद में हिस्टोरियन बन गए। तो भंडारकर जी, वीके रजवाड़े जी, है ना, इन लोगों ने सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखना चालू की जबरदस्त तरीके से। हालांकि ये हमारी जो सोसाइटी में कुछ एक करप्ट प्रैक्टिसेस थी, चाइल्ड मैरिज की, कास्ट सिस्टम की, विडो की मैरिज नहीं होती थी, ये सब के बारे में इन्होंने डिटेल में लिखा और कहा कि इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक। एक और है बहुत ही माने हुए राइटर पीवी काने, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा और बहुत ही बड़ी बुक लिखी थी इन्होंने इसमें। ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी हुए आपके। देखो, एस.सी. राय चौधरी, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया एंशिएंट इंडिया को और बहुत क्रिटिसाइज किया वी.ए. स्मिथ को बहुत सारे पॉइंट्स पे। फिर आर.सी. मजूमदार जी आते हैं, उन्होंने मल्टी वॉल्यूम में लिखी है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री आर.सी. मजूमदार जी ने बहुत ही डिटेल में लिखी है, बहुत मानी हुई किताब लिखी है उन्होंने। और जो अंग्रेज थे वो क्या कहते थे कि इंडियंस को ना डिस्पोटिक रूलर्स का आदत पड़ गई है। तो के.पी. जायसवाल जी ने इस मिथ को भी उन्होंने बस्ट किया कि भाई, हम कोई डिस्पोटिक रूलर्स हमारे यहाँ कभी भी नहीं होते थे, हमारे यहाँ इंडियन रिपब्लिक्स रहे हैं। आप देख लो ना, 600 बीसी में जब था तो रिपब्लिक्स बहुत सारे थे, है ना। जब महाजनपद का काल था तो उस जमाने में रिपब्लिक भी था, लिच्छवी वगैरह रिपब्लिक थे, है ना। और इवन सेल्फ गवर्नमेंट तो पहले से ही हमारे यहाँ चलती थी, पंचायत वगैरह। तो तुम कहाँ से कह रहे हो कि हमारे यहाँ थोप दिया जाता था राजा का ऑर्डर। फिर इंडिपेंडेंस के बाद तो और भी ज्यादा किताबें छपने लग गई है ना, जिसमें द वंडर दैट वाज इंडिया बहुत ही जबरदस्त किताब है एल्बाशम जी की, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है, द वंडर दैट वाज इंडिया। और डी.डी. कौशाम्बी जी ने लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भी बहुत ही मॉन्यूमेंटल वर्क है। तो कहीं ना कहीं बाद में फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से हट करके
सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पे आज की डेट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और आप भी पढ़ोगे तो आपका भी फोकस ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे रहेगा। ठीक है, चलो, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। थीम्स वही हम बोल रहे हैं कि पहले क्या था, पहले हम सोचते थे कि सिर्फ हिस्ट्री का मतलब है पॉलिटिकल हिस्ट्री, है ना, राजा राजा के आसपास की हिस्ट्री सिर्फ। बट आज की डेट में वो चीज़ें बदल चुकी हैं। आज हम हिस्ट्री में सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं पढ़ते, हम सोशल भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक भी पढ़ते हैं, रिलीजियस भी पढ़ते हैं, कल्चरल भी पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हम देखते हैं कि क्यों एक हमारा जो सोसाइटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुई, वैदिक से लेकर वैदिक पीरियड में पेस्टोरल सोसाइटी से हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी में कैसे आए, क्या चेंजेस हुए, हम सारा कुछ पढ़ते हैं, कैसे हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी हमारी कैसे हुई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम किस तरीके से डेवलप हुए, कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई। ठीक है, हमारे जो वेरियस रिचुअल्स हैं ये कैसे डेवलप हुए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं आज की डेट में हिस्ट्री में। हमारा फोकस एक चीज़ पे नहीं रहता, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे नहीं है, या सोशल हिस्ट्री या इकोनॉमिक हिस्ट्री ही नहीं रही। मैं आपको बता रहा था कि विदेश में, इंडिया में तो नहीं है लेकिन विदेशों में क्या करते हैं, वो मैथ्स की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबका अपना अपना एकदम वो है, फील्ड है। कुछ आर्किटेक्चरल हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, कुछ आपकी कल्चरल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से हो सकता है आप में से भी कईयों को बड़ा इंटरेस्ट हो जाए आर्किटेक्चर में। मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट है, पुराने पुराने चाहता हूँ मैं कभी भी कोई भी पुराने जैसे लाल किला वगैरह है तो यहाँ जाओ तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि ये कैसे बनाया होगा इन्होंने, क्या टेक्नोलॉजी लगाई इन्होंने, उस जमाने में कैसे बनाया। तो मेरे को भी बड़ा रहता है आर्किटेक्चर देख करके जानने का। हो सकता है आप में से भी कई लोगों को, तो ये भी अपने आप में हिस्ट्री बनती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पहला चैप्टर। मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल में जितना हो पॉसिबल हो सकता था उतना डिटेल में आपको समझाया है। कहीं कुछ रह जाए तो प्लीज़ सजेस्ट, और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। आप 12th में ही हो, बाकी आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, एमए में भी बहुत कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।